ठीक है ना। तो जैसे आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन इज कि मच बिफोर द एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ फ्लावर डिसीजन टू प्रोड्यूस फ्लावर इज टेकन बाय प्लांट, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस सेवरल स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस विद इन द प्लांट बॉडी। तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज फ्लावर, हमें पता ही है। बोल्ड वाला कर लीजिए। हाँ, फ्लावर इज आवर ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फ्लावर होता कहाँ है, क्या है फ्लावर? तो फ्लावर इज मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट। ये डेफिनेशन आपने मॉर्फो में भी पढ़ा है। अब यहां पे क्वेश्चन जो आता है कि हाउ ए सूट, वेजिटेटिव सूट अपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल अपेक्स। तो अब यहां पे दूसरा चैप्टर एंटर करता है, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए ये हमारा एक वेजिटेटिव सूट अपेक्स है, दिस इज वेजिटेटिव सूट अपेक्स, और हम कहते हैं कि दिस वेजिटेटिव सूट अपेक्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल अपेक्स और फ्लोरल मेरिस्टेम। तो हाउ दिस इज पॉसिबल? तो मैंने आपको कहा कि देयर इज सर्टेन स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो वो चेंजेस कैसे आते हैं? तो होता क्या है, देखिए अब यहां पे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक लीफ जो है इट विल परसीव स्टिमुलस, ओके, दिस लीफ विल परसीव स्टिमुलस एंड दैट रिजल्ट्स इन, अगर आपको याद होगा तो आपने फाइटोक्रोम टर्म सुना होगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, दैट रिजल्ट्स इन दिस फिनोमेनन दैट इज पीआर एंड पीएफआर इंटर कन्वर्जन। फाइटोक्रोम के दो टाइप होते हैं, पीआर और पीएफआर। ये इंटर कन्वर्जन होगा, ठीक है, और जब ये इंटर कन्वर्जन होगा इसी प्रोसेस में एक हाइपोथेटिकल पीजीआर रिलीज होता है दैट इज फ्लोरिजन। ये जो फ्लोरिजन है, ओके, दिस फ्लोरिजन विल बी ट्रांसपोर्टेड टू दिस वेजिटेटिव सूट अपेक्स, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि ये जो हमारा वेजिटेटिव सूट अपेक्स है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल अपेक्स। तो आप देखिए एक तो फिजियोलॉजी यहां पे हार्मोनल चेंज आया और उसके बाद फिर हमारा वेजिटेटिव सूट अपेक्स जो है वो कन्वर्ट हो गया फ्लोरल अपेक्स में, ठीक है। तो दिस इज हाउ प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर टेक्स प्लेस। उस लाइन का मतलब उस चैप्टर से आता है, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम आपको दिया हुआ है फ्लावर का और इसमें डिफरेंट पार्ट्स मेंशन है। जैसे कि अगर आप देखें तो एक टिपिकल फ्लावर में देयर आर 4 वॉल्स, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। तो ये 4 टिपिकल वर्ल्स हैं एक फ्लावर में। ये जो आउटर 2 वर्ल्स हैं कैलिक्स एंड कोरोला, इसको हम लोग एक्सेसरी वर्ल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज एक्सेसरी वर्ल। क्यों एक्सेसरी वर्ल कहते हैं? बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये दोनों जो वर्ल है एंड्रोसियम एंड गाइनेसियम, इट इज रिफर्ड एज रिप्रोडक्टिव वर्ल और एसेंशियल वर्ल, ओके। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यहां पे इस डायग्राम में पार्ट्स दिए हुए हैं, ना कि वर्ल्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे सेपल्स, तो ये सेपल्स जो हैं वो आपस में मिलकर कैलिक्स बनाएंगे। देन पेटल्स, ये पेटल्स जो हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कोरोला बनाएंगे। देन ये जो एंथर और फिलामेंट है ये दोनों मिलकर स्टेमन बनाते हैं, ठीक है। और ये स्टेमन क्या बनाता है? एंड्रोसियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और उसके बाद आप देखेंगे कि ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पिस्टिल या कार्पल, जिसको हम लोग कहते हैं, पिस्टिल और कार्पल। और ये कार्पल क्या बनाता है? ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है, दैट इज गाइनेसियम, ओके। तो ये एक फ्लावर का एक आपको इंट्रोडक्शन है जो कि आपने मॉर्फोलॉजी में डिटेल में पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम लोग चैप्टर में एंटर करते हैं, मेन चैप्टर में हम लोग आते हैं, ठीक है। अगर आप मेन चैप्टर में आएंगे, अगर आप फ्लावर वाले पार्ट में आएंगे तो एक एक करके हमने इस पूरे चैप्टर को ऐसे समराइज किया गया है कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन अगर आपको याद होगा तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन में आपने पढ़ा होगा प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है, ठीक है। गेमेटोजेनेसिस आएगा, ठीक है, गेमीट ट्रांसफर आएगा, फिर फर्टिलाइजेशन आएगा। तो यहाँ भी फर्टिलाइजेशन आएगा। फर्टिलाइजेशन में हमें यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या आएगा?
ठीक है, फिर हमारा डेवलपमेंट ऑफ सीड एम्ब्रियो वगैरह जो भी है वो सारा कुछ उसमें आएगा, फ्रूट सीड एम्ब्रियो जो भी है। तो इसी तरीके से इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है। तो अगर आप पहला टॉपिक देखेंगे तो पहला टॉपिक जो हमारा वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डील करता है, दैट इज स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड pollen grain और मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको प्लांट किंगडम में ले जाता हूं। प्लांट किंगडम में हमने ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो पढ़ा है 11th में। अगर आप देखेंगे तो ब्रायोफाइट के केस में डोमिनेंट फेज इज गेमेटोफाइट, ओके, एंड स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। जब आप टेरिडोफाइट्स पे आते हैं तो आप क्या देखते हैं, डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। और जब आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट एंड गेमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड reduced to only few cell structure and it is totally dependent upon sporophyte। तो यहां पे जो हमारा गेमेटोफाइट है ये हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है और ये टोटली डिपेंडेंट है। ये एक इवोल्यूशनरी चेंज है कि भाई गेमेटोफाइट डोमिनेंस से हम स्पोरोफाइट डोमिनेंस की तरफ जा रहे हैं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंस से हम लोग स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप देखिएगा आपको प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज स्टेमन। ठीक है, तो हमें पता है कि जो स्टेमन है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है, दैट इज एंड्रोसियम। ओके, नाउ तो वी नो एंड्रोसियम इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स। अगर आप एक स्टेमन को देखेंगे तो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। ये 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिलके आपका क्या बना रहे हैं, एक स्टेमन बना रहा है। ओके, नाउ अगर आप स्टेमन को देखेंगे, ठीक है, तो स्टेमन में ये पार्ट जो है, इसको फिलामेंट के इस पार्ट को हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड और इस पार्ट को कहते हैं डिस्टल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल किस बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं, तो आपको पता है कि ये जो चारों वर्ल होते हैं फ्लावर के, दे आर अरेंज ऑन अ प्लेटफॉर्म, दैट इज थैलेमस और रिसेप्टिकल। ठीक है, तो वहां पे वो अरेंज्ड है, उससे वो पास है कि दूर है। तो हमें पता है कि प्रॉक्सिमल एंड जो होगा वो पास होगा और डिस्टल एंड जो होगा वो दूर होगा। ठीक है, तो थ्रू इट्स प्रॉक्सिमल एंड दिस फिलामेंट इज अटैच्ड टू petals or thalamus, ठीक है, and through distal end it is attached to anther। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो ये पूछा गया है कि थ्रू प्रॉक्सिमल एंड इट इज अटैच्ड टू व्हाट, सो इट इज अटैच्ड टू पेटल्स और थैलेमस। ठीक है, अब अगर हम लोग एंथर को देखें, अगर आप एक टिपिकल एंथर को देखते हैं, ठीक है, a typical anther is bilobed structure। ठीक है, 2 लोब हैं, 1 और 2, so there are 2 lobes, that's why we say a typical anther is bilobed structure and each lobe have 2 theca, that means it is diathecous। okay, so it is bilobed diathecous structure। okay, now अगर आप देखेंगे इसको तो एक जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है इट रन्स लेंथ वाइज, ऐसे लेंथ वाइज होता है, तो हम कहते हैं देयर इज ए लॉन्गिट्यूडनल groove which runs
लेंथ वाइज, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज रिफर्ड एज कनेक्टिव। ठीक है, और इसका काम क्या है, डेहिसेंस में है, एक लाइन क्रिएट करता है फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर। एनसीईआरटी में ऐसा डायरेक्टली मेंशन नहीं है, आपको पता होना चाहिए लेकिन। ठीक है, अब देखिएगा, हमने कहा एक टिपिकल एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और हर लोब में ईच लोब हैव 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। हर लोब में आपके 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो गया, ओके, टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज 4, and that's why we say a typical anther is tetrasporangiate। तो देखिए अब यहां पे क्या क्या हो गया, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप कनेक्टिव होता है, एंड इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि जो फिलामेंट है थ्रू प्रॉक्सिमल एंड इट इज अटैच्ड टू थैलेमस और रिसेप्टिकल और पेटल्स, एंड थ्रू डिस्टल एंड इट इज अटैच्ड टू एंथर। अब यहां पे एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है, कुछ एक्सेप्शन है जो आपको पता होना चाहिए, पहले से क्वेश्चन आया हुआ है, अभी तो नहीं आया है बहुत दिन से, लेकिन आ सकता है। क्या एक्सेप्शन है, मैंने कहा ए टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजिया होंगे, बट अगर आप मालवेसी का एग्जाम्पल देखें, मालवेसी में कौन आता है, चाइना रोज, जो आपने मॉर्फोलॉजी में बहुत बार पढ़ा होगा, कॉटन, लेडी फिंगर। ठीक है, ये सारे मालवेसी के मेंबर हैं। यहां पे क्या है, जो हमारा एंथर है इट इज बाई स्पोरेंजिएट, सो इट इज नॉट टेट्रास्पोरेंजिएट बट इट इज बाई स्पोरेंजिएट। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। एक और एक्सेप्शन है, ठीक है, अगर आप एक प्लांट है दैट इज आर्किथोबियम, ARCEUTHOBIUM, ठीक है, जो आर्किथोबियम है उसमें क्या होता है, जो हमारा एंथर होता है वो हमारा मोनोस्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, दिस एंथर इज मोनोस्पोरेंजिएट, मतलब सिंगल स्पोरेंजिया होगा। ठीक है, और ये जो हमारा आर्किथोबियम है इट इज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट। ठीक है, ये हमारा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट है एंड इट इज पैरासिटिक ऑन पाइनस। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया कि बाई चांस इफ देयर इज एनी डेविएशन क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में तो आप कर सके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टेमन। अब अगर आप स्टेमन को देखें, ठीक है, तो मैंने आपको ऐसा कुछ डायग्राम अभी बताया। ठीक है, अब हम इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, हम इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स सेक्शन जब आप कट करेंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। यहां पे मुझे डिफरेंट कलर्स यूज करने पड़ेंगे क्योंकि आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखाना चाह रहा हूं। ओके, तो मैंने दिखाया कि यहां पे 4 डिफरेंट लेयर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट है दिस इज एपिडर्मिस। ठीक है,
उसके अंदर जो व्हाइट वाला दिख रहा है दिस इज एंडोथीसियम, ठीक है। देन ये जो पिंकिश दिख रहा है दिस इज योर मिडिल लेयर, ओके। एंड देन द इनर मोस्ट इज टैपिटम, और यहां पे आपको सेंटर में ऐसे एक कनेक्टिव दिखेगा जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है, जो रन करता है लेंथ वाइज, और हर में एक एक माइक्रोस्पोरांजिया आपको दिखेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको डायग्राम दिखेगा यहां पे। अब ये जो 4 लेयर्स हैं, हर लेयर का कुछ कुछ काम है, अपना अपना काम है, ठीक है, ओके। तो ये जो 3 लेयर्स हैं, आउटर 3 लेयर्स, इनका 2 काम है। एक काम है प्रोटेक्शन और दूसरा काम है डेहिसेंस, ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब क्या, आंथर के वॉल प्रोटेक्टिव रूप में वहां पे है। डेहिसेंस का मतलब क्या, उसको रैप्चर करने में, जब तक वो रैप्चर नहीं करेगा तब तक आंथर से पॉलन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो हो गया हमारा डेहिसेंस। उसके बाद ये जो हमारा 4th लेयर है दैट इज इनर मोस्ट टैपिटम, इसका काम क्या है, इट इज न्यूट्रिटिव, ठीक है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन को, ठीक है। देन ये हमारा हो गया माइक्रोस्पोरांजिया, ओके। एंड विद इन माइक्रोस्पोरांजिया वी हैव स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो एक होमोजीनस मास ऑफ टिश्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग ना थोड़ा सा एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं इसका, ठीक है, इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। अब देखिए, यही डायग्राम हमने बनाया, आपको यही डायग्राम बना के आपको दिखाया मैंने कि ये 4 लेयर हैं, ठीक है। कनेक्टिव जो सेंटर में प्रेजेंट है, उसके बाद एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, स्पोरोजिनस टिश्यू, टैपिटम एंड मिडिल लेयर, ओके। मिडिल लेयर जो होता है ये 2 to 3 लेयर थिक होता है, ओके। अब इसका यही सेलुलर डायग्राम है कि आउटर एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टैपिटम। अभी यहां पे इसने माइक्रोस्पोर मदर सेल टर्म यूज किया, वो मैं भी आगे करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि वी हैव दीज 4 लेयर्स, देन वी हैव माइक्रोस्पोरेंजिया, विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया हैव ए स्पोरोजिनस टिश्यू। नाउ अब हर का मैंने बताया कि इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस, और इसका काम है न्यूट्रिशन, ठीक है। यहां पे 1-2 चीज जो आपको पता होना चाहिए वो थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो एंडोथीसियल लेयर है, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथीसियम, ठीक है। एंडोथीसियम में सेल वॉल इज रिच इन अल्फा सेलुलोज, ओके। सो हियर सेल वॉल इज रिच इन अल्फा सेलुलोज। अभी अल्फा सेलुलोज मैं कहा क्यों लेके आ रहा हूं आपके समझने के लिए, इसलिए क्योंकि ये जो अल्फा सेलुलोज होता है इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। दिस अल्फा सेलुलोज इज हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो सराउंडिंग से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता, और जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से तो ये स्वेल करेगा, और जब ये स्वेल करेगा तो स्वेल करने के बाद क्या होगा, स्वेल करने के बाद उसको रप्चर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है। अब आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज टैपिटम, ठीक है। टैपिटम के लिए हमने कहा इट इज न्यूट्रिटिव, ठीक है। जब आप टैपिटम के सेल्स को देखोगे, ठीक है, तो सेल्स जो यहां पे होते हैं, सेल्स आर डेंसली साइटोप्लाज्मिक एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉइडल, ओके। तो
तो यहाँ पे सेल बड़े साइज का होगा, साइटोप्लाज्म इसमें ज़्यादा होगा और डीएनए कंटेंट भी ज़्यादा होगा। तो अब ये आपने पढ़ लिया। अब क्यों कैसे होता है ये आप थोड़ा समझ लीजिए तो आपको याद रखने में आसानी होगी। होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक सेल है, इसके अंदर ये मान लेते डीएनए। अब क्या हुआ, हमारा कैरियोकाइनेसिस हुआ, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। ओके, फिर न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। ओके, तो ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। ओके, अब ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है यहां क्यों हुआ, बिकॉज कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो सिंगल सेल के अंदर डीएनए का अमाउंट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इंक्रीज कर गया, तो पॉलीप्लॉइडल कंडीशन हो गया कि साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, पॉलीटीनी। अब ये पॉलीटीनी क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका रेप्लिकेशन हुआ, इसने अपना कॉपी बनाया, बट दिस रेप्लिकेशन इज नॉट फॉलोड बाय सेपरेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है फिर सेपरेशन होता है। सो इफ रेप्लिकेशन इज नॉट followed by separation, again there will be increase in amount of DNA inside the cells of tapetum। तो दो रीजन है जिसके कारण मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीप्लॉइडल कंडीशन होता है। फर्स्ट है इफ कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और सेकंड है इफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज नॉट फॉलोड बाय सेपरेशन। तो ये दो रीजन है जिसके कारण आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड पॉलीप्लॉइडल कंडीशन किसके अंदर दिखता है, कैपिटल सेल के अंदर। ठीक है, अब देखो दिस इज एज सच नॉट रिक्वायर्ड टू यू पीपल, बट थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं मैं, इसमें कुछ बोर्ड में लिख नहीं रहा। जो टापिटम होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पेरिप्लाज्मोडियल और एमीबॉइडल और इन्वेसिव टापिटम, दूसरा होता है ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी टापिटम। ये किस बेसिस पे है, ये इस बेसिस पे है कि ये टापिटम कैसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पेरिप्लाज्मोडियम और जो इन्वेसिव टापिटम या एमीबॉइडल टापिटम होता है उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें रूम में हूं और ये इनर वॉल जो दीवार है इसका ये टापिटल लेयर है, तो क्या होगा, जो इन्वेसिव टापिटम होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसके सारे सेल जो है वो डिग्रेड कर जाएंगे, ब्रेक करके एक फ्लूइड मास ऑफ न्यूट्रिएंट बना देगा। और अगर मान लीजिए मैं माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन हूं तो उसमें फ्लोट करूंगा और न्यूट्रिशन विड्रॉ करूंगा। तो in periplasmodial or invasive tapetum what happens at the time of maturity, cells of tapetum will disintegrate and will form fluid mass of nutrient in which microspore or pollen grain will float and will withdraw the nutrition। ये तो पहला होगा। दूसरा टाइप होता है ग्लैंडुलर और सिक्रीटरी, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहा है, वो ब्रेक नहीं करेगा और वो धीरे धीरे चैम्बर में न्यूट्रिशन को रिलीज करता जाएगा और उसको फिर माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन यूज करेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं। तो ये हमारे चार लेयर हो गए आंथर के। अब देखिए इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया कि विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया वी हैव होमोजेनस मास ऑफ टिश्यू, ओके, एंड दैट इज रिफर्ड एज sporogenous tissue। ओके, वी कॉल इट स्पोरोजीनस टिश्यू। अब ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू है, पोटेंशियली एवरी सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज ए पॉलन मदर सेल। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियली एवरी सेल ऑफ sporogenous tissue is pollen mother cell। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई भी सेल जो स्पोरोजीनस टिश्यू का है वो पॉलन मदर सेल की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर और pollen grain from pollen mother cell। ओके, तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक हमारा ये pollen mother cell है, ठीक है, दिस इज PMC, दिस इज डिप्लॉयड। ओके, नाउ दिस pollen mother cell will undergo meiosis, ठीक है, and that will result in production of microspore tetrad। This is your microspore tetrad, ठीक है। यहां पे आप क्या देखेंगे, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड हैं, दे आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ कैलोज वॉल। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज कैलोज वॉल। अब इन माइक्रोस्पोर्स को अलग होना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर माइक्रोस्पोर्स को अलग होना है तो ये कैलोज वॉल को डिग्रेड होना जरूरी है। तो ये कैलोज वॉल जो है, इट विल बी डिग्रेडेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कैलेज। ओके, तो एंजाइम कैलेज आएगा और ये क्या करेगा, वो माइक्रोस्पोर में जो कैलोज वॉल है उसको डिग्रेड कर देगा, और इसके कारण क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर्स जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। एंड नाउ दे आर रिफर्ड एज पॉलन ग्रेन। ओके, और अब पॉलन ग्रेन बन गया तो रिजल्टेंट क्या होगा, नाउ माइक्रोस्पोरांजिया इज referred as pollen sac, ठीक है। तो पहले हम उसको माइक्रोस्पोरांजिया कह रहे थे, अब वो माइक्रोस्पोरांजिया नहीं होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वो पॉलन सैक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई हमने कहा कि यहां पे कैलेज एंजाइम इन्वॉल्व है, तो ये कैलेज एंजाइम आ कहां से रहा है, मीडियम में, ठीक है। तो दिस कैलेज एंजाइम इज रिलीज्ड बाय टापिटम। तो टापिटम का एक और फंक्शन हो गया, दैट इज इट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ कैलेज एंजाइम व्हिच हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ कैलोज वॉल इन माइक्रोस्पोर टेट्राड। आप देखना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सराउंडेड बाय कैलोज, दैट इज पॉलन मदर सेल। आप देखना ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता है कहीं पे कैलोज वॉल होता है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहां पे बताया। ओके, नाउ तो ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ अब यहां पे फिर से थोड़ा सा एनसीईआरटी से मैं डेविएट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं कभी कभी, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम कहते हैं इसको सम अनयूजुअल फीचर्स, ठीक है, सम अनयूजुअल फीचर्स। अब देखिए नॉर्मल कोर्स में क्या हुआ कि हमारा पॉलन मदर सेल था, ठीक है, इसमें मियोसिस हुआ एंड दैट मियोसिस रिजल्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड, और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है सेपरेट होकर पॉलन ग्रेन बनाती है। ये नॉर्मल कोर्स में मैंने आपको बताया, ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर मान लीजिए हाँ, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, ओके। नाउ तो अगर आप देखेंगे तो जब तक ये कैलोज वॉल डिग्रेड नहीं करेगा ये सेपरेट नहीं हो सकता है। इन कुछ केसेस में क्या होता है, दिस माइक्रोस्पोर टेट्राड विल एक्ट एज पॉलन ग्रेन, एक्ट एज पॉलन ग्रेन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड पॉलन ग्रेन,
ठीक है। ये कंपाउंड पॉलन ग्रेन एग्जाम्पल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडोक्सा में होता है और भी प्लांट्स में होते हैं, ड्रूसा एडोक्सा वगैरह में होता है। तो यहाँ पे एक ये डेविएशन है कि कुछ केसेस में जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है इट सेल्फ एक्ट्स एज ए पॉलन ग्रेन एंड वी कॉल इट कंपाउंड पॉलन ग्रेन। ठीक है, पहला डेविएशन। दूसरा डेविएशन देखिए, एक फैमिली है साइपरेसी, ठीक है, देयर इज अ फैमिली साइपरेसी। तो जनरली मैंने आपको बताया कि भाई एक से हमारा 4 पॉलन ग्रेन बनता है, यही बताया मियोसिस के बाद। इस फैमिली साइपरेसी में क्या होता है, आउट ऑफ दीज 4 pollen grain 3 will degenerate, okay, and only 1 functional pollen grain। तो जनरली हम कहते हैं 4 बनना चाहिए, लेकिन हमारा सिर्फ कितना बनेगा, 1 pollen grain बनेगा फ्रॉम सिंगल pollen मदर सेल। एक और डेविएशन आपको बता देता हूं, अगर आपने पैरासिटिज्म थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो पैरासाइट्स जो होते हैं अपना सारा रिसोर्स जो है ना वो रिप्रोडक्शन पे लगा देते हैं कि रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कितना ज़्यादा हो सकता है उनका। ठीक है, तो जैसे कस्कूटा है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पॉलन मदर सेल है, इसमें हमारा मियोसिस हुआ, ठीक है, तो हमारा 4 पॉलन बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें माइटोसिस हो जाएगा, तो 4 से 8 होगा, फिर अगर माइटोसिस हो गया तो 16 हो जाएगा। तो होता क्या है यहां पे, फ्रॉम 1 pollen मदर सेल मोर देन 4 pollen grain इज प्रोड्यूस्ड, ओके, एंड दिस इज रिफर्ड एज पॉलीस्पोरी। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। ऐसा क्वेश्चन एक बार किसी एक एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और बहुत नीट में तो नहीं आया पहले जब स्टेट वगैरह होता, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछ सकते हैं और आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं कहता हूं, इन ए ब्रासिका प्लांट और मस्टर्ड प्लांट देयर आर 10 flowers, okay, where each microsporangia have 10 pollen mother cell। ओके, तो मैंने कहा इन ब्रासिका प्लांट देयर आर 10 flowers where each microsporangia have 10 pollen mother cell। So how many pollen grain will be produced? Okay, how many pollen grain will be produced? अब देखिए इसको, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिसिंग है, डेलिबरेटली उसको मिस किया गया है। ठीक है, यह ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वो क्रोटोलेरिया था, मैंने ब्रासिका कर दिया। एक इंफॉर्मेशन जो मिसिंग है इस क्वेश्चन में, दैट इज नंबर ऑफ स्टेमन। तो ब्रासिकेसी में अगर आपको याद होगा तो A2+4 होता टेट्राडाइनमस कंडीशन। ठीक है, 2 वॉल में स्टेमन होते हैं, आउटर वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट स्टेमन एंड इनर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 लॉन्ग स्टेमन। तो अब देखिए टोटल फ्लावर आपको 10 दिया हुआ है, हर फ्लावर में आपके 6 स्टेमन है, तो टोटल स्टेमन कितना हो गया, टोटल स्टेमन जो है वो आपका हो गया 10 × 6 दैट इज 60। अब हर स्टेमन में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। ठीक है, तो टोटल स्टेमन आपका 60 है, तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितना हो गया, ओके, तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया 60 × 4 दैट इज 240। ठीक है, अब नेक्स्ट, हर माइक्रोस्पोरेंजिया में 10 पॉलन मदर सेल है। ठीक है, तो टोटल पॉलन मदर सेल कितना हो गया, टोटल
pollen mother cell is equal to 240 into 10, that is 2400. Okay, then हर पॉलन मदर सेल से 4 पॉलन बनेंगे, तो टोटल पॉलन ग्रेन कितना हो गया? इज इक्वल टू 2400 इंटू 4, दैट इज 9600। समझ में आया? okay. तो अब देखो यहां पे वेरिएशन क्या आ सकता है। हमें 4 फैमिली का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फेबेसी में अगर फेबेसी का मेंबर है तो 10 स्टेमन होंगे, अगर सोलेनेसी का मेंबर है तो 5 स्टेमन होंगे, अगर लिलिएसी का है तो 6 स्टेमन होंगे, और अगर ब्रेसिकेसी का है जिसका फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है उसमें भी 6 स्टेमन है। ठीक है, तो ये आपको एक बार क्वेश्चन आया बहुत पहले, क्रोटोलेरिया से पूछा गया था, क्रोटोलेरिया इज फेबेसी। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है दैट इज पॉलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, पॉलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, तो अगर आप पॉलन ग्रेन को देखिएगा तो जनरली इट इज स्फेरिकल इन आउटलाइन। ठीक है, विद द साइज ऑफ 25 to 50 माइक्रोमीटर, ये इसका डायमेंशन है। ठीक है, अगर आप पॉलन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आउटर जो होता है वो एक्साइन होता है और इनर जो होता है वो इंटाइन होता है। ठीक है, सो दिस इज योर एक्साइन एंड दिस इज योर इंटाइन। ठीक है, एक्साइन के सरफेस पे आपको स्कल्पचरिंग दिखेगा, डिजाइन दिखेगा, पैटर्न्स दिखेंगे। हर पॉलन का अलग अलग स्कल्पचरिंग होता है। ठीक है, ओके। देन एक्साइन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ओके, स्पोरोपोलेनिन जो होता है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नोन ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, हम इसको स्ट्रॉन्गेस्ट नोन ऑर्गेनिक मटेरियल क्यों कहते हैं? हम लोग इसको स्ट्रॉन्गेस्ट नोन क्यों कहते हैं? बिकॉज यहां पे कोई भी हमारे पास ऐसा एंजाइम या एसिड एल्कली माइक्रोब ऐसा एसिड कुछ भी नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलन इज प्रिजर्व्ड इन फॉसिल। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे, एट सर्टेन प्लेसेस दिस एक्साइन लैक्स स्पोरोपोलेनिन। कुछ प्लेसेस पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, दैट प्लेस इज रिफर्ड एज जर्म पोर। तो जर्म पोर वो पार्ट है हमारे एक्साइन का जहां पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नाउ ये क्या है? दिस जर्म पोर इज साइट ऑफ इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। तो जो ट्यूब निकलेगा वो किसी एक जर्म पोर से ही निकलेगा। ठीक है ना, उसके बाद हमारा आता है इंटाइन। ठीक है, इंटाइन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन प्लस सेलुलोज। ठीक है, इसको हम लोग पेक्टोसेलुलोजिक भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज पेक्टोसेलुलोजिक इन नेचर। अब यहां पे एक चीज आपको जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए क्वेश्चन आया नहीं लेकिन आ सकता है। आप जब पॉलन को जर्मिनेट कराएंगे, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब बनेगा। तो पॉलन ट्यूब होता क्या है? व्हाट इज पॉलन ट्यूब? तो पॉलन ट्यूब जो होता है, पॉलन ट्यूब इज नथिंग बट इट इज एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। ठीक है, तो इंटाइन ही एक्सटेंड करके पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है, पूछ सकते हैं।
तो pollen tube is nothing but it is extension of this intine. So that is what? That is पेक्टोसेलोजिक। तो आप बता सकते हैं आसानी से कि पेक्टोसेलोजिक है। ओके नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। एनसीईआरटी ने सिंपली इसको एक डायग्राम बना के छोड़ दिया है, ठीक है, एक डायग्राम बनाया और बोला कि चलो आपका काम हो गया। मैं थोड़ा इसको आपको समझाने, मैं भी डायग्राम से ही समझाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक हमारा पॉलन ग्रेन है, ठीक है, दिस इज ए पॉलन ग्रेन, ये हमारा एक्साइन हो गया और ये हमारा इंटाइन हो गया। अब इस पॉलन ग्रेन को डेवलप करना है, ठीक है, मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा वैक्यूलाइजेशन होगा, ठीक है। वैक्यूलाइजेशन का मतलब क्या हो, इसके अंदर एक वैक्यूल डेवलप होगा। तो जब हमारा वैक्यूल डेवलप होगा इसके अंदर, मान लो ये वैक्यूल हमारा डेवलप हुआ, तो न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि डिस्प्लेस होके यहां आ गया, इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर भी, कहीं भी जा सकता है। और ये कहां जाएगा वो डिपेंड करता है कि उसके पास क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, दैट विल डिटरमाइन कि न्यूक्लियस का पोजीशन क्या होगा। वो उसके डीएनए के पास पहले से इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है कि इसको यहां जाना है। अब क्या होगा, अब सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो अब जो यहां पे सेल डिवीजन होता है, वहां पे आपने अगर सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि भाई एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये इक्वेटर पे ऐसे करके मेटाफेज में हमारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, और उसके बाद ये ऐसे करके आपका स्पिंडल फाइबर आता है। तो अगर आप स्पिंडल फाइबर को देखिएगा तो दोनों तरफ लेंथ जो है वो बराबर है, इक्वल लेंथ है, मतलब ये सिमेट्रिक है स्पिंडल फाइबर। लेकिन यहां पे जो सेल डिवीजन होगा वो एसिमेट्रिकल होगा, स्पिंडल फाइबर, एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा, नीचे की तरफ स्पिंडल फाइबर छोटा है, ऊपर की तरफ ऐसे बड़ा है। तो ये एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर हुआ, ये सिमेट्रिकल है जो हमने पढ़ा था। अब इस एसिमेट्रिकल का पर्पस क्या है, जब यहां पे साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस के बाद आपको दो सेल दिखेंगे, एक हमारा छोटा सेल और एक बड़ा सेल, ठीक है, ओके। ये जो छोटा सेल है ये जनरेटिव सेल है, ठीक है, और ये बड़ा सेल जो है ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। तो जेनेटिव सेल छोटे साइज का होता है, वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़े साइज का होता है, लार्ज साइज का होगा, हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, प्लस आप क्या देखेंगे कि इरेगुलर साइज न्यूक्लियस यहां पे प्रेजेंट होगा। तो इसलिए जो डायग्राम क्यों जेनेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल के साइज में डिफरेंस होता है, ये इसलिए होता है कि यहां पे एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनता है। अब आपको क्लियर हो गया कि क्यों छोटा बड़ा आप बोलते, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, रीजन आपको समझ में आ गया, बिकॉज इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिकल स्पिंडल। क्लियर है। नाउ अब देखिए, अब क्या होगा कि ये जो जेनेटिव सेल है इसका वॉल जो है अंदर की तरफ ऐसे इनग्रोथ शो करेगा, ठीक है। जब ये इनग्रोथ शो करेगा अंदर की तरफ, तो रिजल्टेंट क्या होगा, अल्टीमेटली ये इनग्रोथ मिल जाएगा एक दूसरे से, और उसके बाद क्या होगा, नाउ दिस जनरेटिव सेल विल फ्लोट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो ये हमारा वेजिटेटिव सेल हो गया, ये हमारा हो गया जनरेटिव सेल। क्यों होता है, क्योंकि वो अब सेपरेट हो गया, ये पॉलन वॉल से अपने आप को अलग कर लिया वॉल का इनग्रोथ शो करके, ठीक है। अब क्या होगा
कि इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, दैट इज इन 60% of angiosperm, pollen is released at this two-celled stage. ठीक है, तो मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में इसी 2-सेल्ड स्टेज में पॉलन का रिलीज होता है। मैंने क्या कहा कि पॉलन ग्रेन है, अब इसका डेवलपमेंट हो रहा है मेल गेमेटोफाइट का। सबसे पहले क्या होगा, वैक्यूलाइजेशन होगा, एक बड़ा सा वैक्यूल बनेगा, ठीक है। वैक्यूल बनने के बाद ये न्यूक्लियस अपने सेंट्रल पोजीशन से डिस्प्लेस कर जाएगा। कहाँ जाएगा, वो उसके डीएनए के पास पहले से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो यहां भी जा सकता है, इधर भी कहीं भी। अब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और जब सेल डिवीजन होगा तो जो स्पिंडल बनेगा वो एसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा, मतलब दोनों साइड का लेंथ बराबर नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक बड़ा सेल बनेगा वेजिटेटिव सेल, एक छोटा सेल बनेगा जेनेटिव सेल। अब उसके बाद क्या होगा, ये वॉल जो है वो इनग्रोथ शो करेगा, और इनग्रोथ होने के बाद क्या होगा कि ये जेनेटिव सेल वेजिटेटिव पॉलन के वॉल से अलग हो जाएगा और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करेगा, ठीक है। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में इसी 2-सेल्ड कंडीशन में 60% में इसी 2-सेल्ड कंडीशन में रिलीज होता है पॉलन ग्रेन या मेल गेमेटोफाइट। और इन रेस्ट एट 3-celled stage, that is generative cell divides to form 2 male gamete. Okay, now क्लियर है ना। अब यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, बट एक्सपेरिमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन सुन लो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि रेडिएशन को यूज करके जेनेटिव सेल के न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ठीक है। इन ए टारगेटेड मैनर न्यूक्लियस ऑफ जेनेटिव सेल हैव बीन डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद उस पॉलन को जर्मिनेट कराया गया। तो क्या हुआ कि जेनेटिव सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और उसके बाद पॉलन को जर्मिनेट कराया गया। जब पॉलन को जर्मिनेट कराया गया तो देखा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो इससे क्या सिग्निफिकेंस, इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि पॉलन ट्यूब ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, और इसलिए इस वेजिटेटिव सेल को हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। समझ में आया क्वेश्चन आपको। मैंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट में एक पॉलन को लिया गया और उसके जेनेटिव सेल को डिस्ट्रॉय, न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जेनेटिव सेल न्यूक्लियस को, ठीक है। और उसके बाद उस पॉलन को जर्मिनेट कराया गया तो देखा गया कि उसने पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस किया। तो जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस तो काम नहीं कर रहा है, मतलब किसका न्यूक्लियस उसको काम कर रहा है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। तो मतलब वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है वो पॉलन ट्यूब को ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एंड दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल इट ट्यूब न्यूक्लियस, और उस सेल को हम लोग ट्यूब सेल भी कहते हैं। ये आपको मिलेगा कहीं कहीं पे लिखा हुआ, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए क्यों कहते हैं ऐसा। क्लियर है ना। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब सिर्फ बेनिफिट नहीं होता है, हार्मफुल इफेक्ट्स को भी हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ही कंसिडर करते हैं। फायदा और नुकसान दोनों आता है, ठीक है। तो पहला हमें पता है कि जैसे कोई प्लांट है लाइक पार्थीनियम, ठीक है। तो पार्थीनियम जैसा प्लांट जिसको हम लोग कैरेट ग्रास भी कहते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलन एलर्जीज, जिसको हम लोग हे फीवर भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज हे फीवर, ठीक है। तो एक तो ये हो गया।
जैसे ब्रोंकाइटिस होगा, अस्थमिक पेशेंट को बहुत, जैसे आप डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे यूएस यूरोप वगैरह में, तो वहाँ पे क्या देखेंगे कि हर मंथ का पॉलन कैलेंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिलीज करता है कि अगर आप किसी पॉलन ग्रेन से एलर्जिक हैं तो आप बाहर मत आइए, इनका पॉलन है, या टेक प्रॉपर प्रिकॉशन। ठीक है, इंडिया में तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं, हम लोग कोई 2-4 निपट भी जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। ओके ओके। उसके बाद दूसरा आता है कि पॉलन इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग इसका क्या बनाते हैं, पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप्स। ठीक है, तो ये पॉलन टैबलेट्स और पॉलन सिरप्स जो हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं हम लोग और परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए एथलीट्स के, रेस हॉर्सेस के। आप सबने हनी को कंज्यूम किया है, ठीक है ना। हनी में क्या है, फ्लोरल नेक्टर है, ठीक है, और फ्लोरल नेक्टर जो है वो फ्लावर से आया, तो हनी बी ने उसको कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद आपने उसको फिर कलेक्ट किया, तो उस हनी में आपको क्या मिलेगा, उस प्लांट का पॉलन मिलेगा। तो अगर आप किसी हनी को लेके माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको हो सकता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन मिले। तो आप ये बता सकते हो कि पॉलन एनालिसिस करके कि भाई क्वालिटी ऑफ हनी क्या है, कि एक ही तरह के फ्लावर के हैं कि अलग अलग तरीके के फ्लावर के। जैसे इंडिया में तो हम लोग हर मार्केटिंग वाले बोलते हैं हमारा हनी सबसे अच्छा, हमारा हनी सबसे अच्छा, लेकिन यही इंडियन कंपनी जब बाहर हनी बेचते हैं तो उसको लेबल करके भेजते हैं कि दिस हनी कंटेन्स pollen of this flower, या this contains only pollen of this flower। मतलब क्वालिटी आप डिटरमाइन कर सकते हो पॉलन एनालिसिस करके। ठीक है, तो पॉलन एनालिसिस इज डन टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ हनी। तो एक तीसरा इसका इंपॉर्टेंस आ गया कि पॉलन एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिटी ऑफ हनी। ओके, एक आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता। अगर मान लीजिए आप पॉलन ग्रेन को लेते हैं, आपका पॉलन ग्रेन है और आप इसका टिश्यू कल्चर कर दें, ठीक है, आप टिश्यू कल्चर करेंगे तो आपको प्लांट मिलेगा। तो ये पॉलन ग्रेन क्या है, हैप्लॉइड है, तो प्लांट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, दैट इज हैप्लॉइड। नाउ ओके, तो हैप्लॉइड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन कल्चर, और ऐसा सबसे पहले इंडिया में ही हुआ था बाय सिप्रा गुहा एंड एससी माहेश्वरी। पहले से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, अब तो नहीं आता है। ठीक है, सिप्रा गुहा एंड एससी माहेश्वरी इन धतूरा। ठीक है, तो पॉलन कल्चर करके हम लोग हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा एक लास्ट टॉपिक आता है इस यूनिट का, दैट इज पॉलन वायबिलिटी। तो पॉलन वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन फॉर विच पॉलन retains the ability to germinate after its release। कि भाई एंथर से रिलीज होने के बाद कितने समय तक, ओके, तो कितने देर तक वो रिटेन करता है, एबिलिटी जर्मिनेट करता है। तो हर एक अलग अलग प्लांट में अलग होता है। अगर ग्रासेस में देखें, ग्रासेस लाइक व्हीट, राइस, तो यहां पे आप देखेंगे लेस देन 30 मिनट ओके के लिए वाइबल रहता है। लेकिन कुछ फैमिलीज हैं, जैसे हमारा हो गया रोजेसी, सोलनेसी एंड लेग्यूमिनेसी, यहां पे इट इज फॉर मंथ्स। ओके, पॉलन विल रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स। ठीक है, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में, इसका लास्ट पॉइंट है, हम पॉलन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर कर सकते हैं।
एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, एंड वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड आप इस पॉलन को यूज कर सकते हैं। जैसे सीड को हम लोग सीड बैंक में रखते हैं कंजर्व करने के लिए, वैसे पॉलन को भी हम लोग -196 डिग्री सेंटीग्रेड में रख सकते हैं, और जब भी हमें जरूरत पड़े हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये हमारा मेल वाला पार्ट खत्म होता है।